नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो एमसीक्यू का जो पहला सवाल है वो आपके सामने है। इसमें 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन-कौन से कथन सही नहीं है। पहला कथन कह रहा है कि किसी राज्य विशेष से राज्यसभा के लिए चुने जाने हेतु उम्मीदवार को उस विशेष राज्य का मतदाता होना चाहिए। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। ज़रूरी नहीं है कि उस राज्य का मतदाता हो। 2003 से पहले तो ये क्राइटेरिया था कि अगर आपको किसी राज्य से राज्यसभा का सदस्य बनना है, तो आपको उस राज्य का मतदाता होना ज़रूरी था। लेकिन 2003 में इस क्राइटेरिया को हटा दिया गया। इस वजह से ये कथन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य लोकसभा की ऐसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता जो उसके लिए आरक्षित न हो। तो दूसरा कथन भी गलत है। ये आरक्षित सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं और जो इनके लिए सीटें आरक्षित नहीं है एसटी और एससी के लिए, उस पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। यानी सामान्य सीट पे भी चुनाव लड़ सकते हैं और जो सीटें रिजर्व है उस पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस वजह से दूसरा कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित है। तो तीसरा कथन भी गलत है। हमारे राज्यसभा में एसटी और एससी के लिए कोई आरक्षण का कोई प्रावधान है ही नहीं। तो इस वजह से तीसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और जो संविधान की जो 4वीं अनुसूची है, इसमें आपके राज्यसभा में जो राज्यसभा के जो सीटों का जो बंटवारा है, इसका उल्लेख आपके संविधान की जो 4वीं अनुसूची है इसमें उल्लेख किया गया है कि किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएगी। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पहला दूसरा तीनों ही कथन ठीक नहीं है, तो ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के संदर्भ में पूछा गया और इसमें भी 3 कथन है और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उसी आधार पर हटाया जाता है जिस आधार पर आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को आपके महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये बड़ी लंबी और जटिल प्रक्रिया है। इसमें पहले सबसे पहले तो एक प्रस्ताव लाया जाता है और ये प्रस्ताव आपके किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अगर लोकसभा में इस प्रस्ताव को लाते हैं तो इस प्रस्ताव पर 100 सदस्यों के सिग्नेचर होने जरूरी है। और अगर ये राज्यसभा में लाया जाता है तो इसमें फिर 50 सदस्यों के सिग्नेचर होने जरूरी है। फिर ये प्रस्ताव आपके अध्यक्ष और सभापति के पास जाएगा। अध्यक्ष और सभापति अगर इसको इसको स्वीकार भी कर सकते हैं और इसको अस्वीकार भी कर सकते हैं, यानी एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर इसको स्वीकार करते हैं तो फिर ये मामला आपके एक जांच कमेटी के पास जाएगा। और ये जो जांच कमेटी होगी ये 3 सदस्यों की कमेटी होगी। इसमें एक तो आपके सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, दूसरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और तीसरा आपका एक विशिष्ट विधि वेता होता है। अगर ये कमेटी जांच ये सही पाती है कि जो इसमें एलिगेशन लगाए गए वो सही है, तो फिर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष और सभापति को देती है। और अध्यक्ष और सभापति इस रिपोर्ट को आपके संसद में रखते हैं। फिर संसद के दोनों सदनों में इसको विशेष बहुमत से पारित होना होता है। विशेष बहुमत का मतलब है 2/3 बहुमत से पारित होना होता है। उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास ये मामला जाएगा और राष्ट्रपति इसके बाद आपके न्यायाधीशों को हटा सकता है। तो इतनी लंबी और जटिल प्रक्रिया है, इस वजह से आज तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हटाया गया है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को संबंधित राज्य के राज्यपाल के आदेश से हटाया जाता है। तो दूसरा कथन भी गलत है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को आपके राज्यपाल के द्वारा नहीं बल्कि आपके राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को विनियमित करता है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो 1968 का जो न्यायाधीश जांच अधिनियम है ये आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को विनियमित करता है, यानी रेगुलेट करता है। तो इसमें पहला और तीसरा कथन तो ठीक है, दूसरा कथन गलत है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद सत्र के सत्रावासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो सत्रावासन का मतलब सबसे पहले आपको सत्रावासन का मतलब पता होना चाहिए। और सत्रावासन का मतलब होता है जब राष्ट्रपति किसी सत्र को किसी सदन के सत्र को जब समाप्त कर देता है उसको सत्रावासन कहते हैं, ध्यान रखना। और इसका उल्लेख आपके जो आर्टिकल 85 है इसमें उल्लेख किया गया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये ऑप्शन कह रहा है भारत का राष्ट्रपति सत्र चलाने के दौरान सदन का सत्रवासन नहीं कर सकता है। तो पहला कथन गलत है। भारत का राष्ट्रपति सत्र चलाने के दौरान भी इसका सत्रवासन कर सकता है। जो नई शब्द दिया गया है इसमें ये गलत दिया गया है। बी ऑप्शन कह रहा है कि सत्रवासन सत्रवसान लोकसभा के समक्ष लंबित विधेयकों को प्रभावित नहीं करता। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जब सत्रावसान किया जाता है तो जो लोकसभा में जो लंबित विधेयक होते हैं उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। ये जैसे के जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं, इसमें कोई असर नहीं होता। सी ऑप्शन कह रहा है कि लंबित नोटिस सत्रावसान पर व्यवगत नहीं होते हैं, यानी समाप्त नहीं होते हैं। तो सी ऑप्शन भी गलत है। इसमें जो जितने भी लंबित नोटिस होंगे ये सभी के सब क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाएंगे। डी ऑप्शन कह रहा है कि
सामान्यतः सदन के पीठासीन अधिकारी सत्रावासन के लिए अधिसूचना जारी करता है। तो डी ऑप्शन भी गलत है। पीठासीन अधिकारी नहीं बल्कि राष्ट्रपति आपके सत्रावासन के लिए अधिसूचना जारी करता है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा कथन सही है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। थोड़े क्वेश्चन मुश्किल है पर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, इसमें आपको ये बताना कि संसद के एक सदन के विश्रांति काल को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। आपको ये बताना है जो चार ऑप्शन है इसमें कौन सा ऑप्शन आपके विश्रांति काल के बारे में सही है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रश्न काल और शून्य काल के बीच की अवधि। तो प्रश्न काल और शून्य काल के बीच की जो अवधि होती ही नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। प्रश्न जो हमारे जो संसद की जो कार्रवाई होती है 11 बजे शुरू होती है और इसका जो पहला घंटा होता है ये आपका प्रश्न काल का ही होता है। और प्रश्न काल के बाद का जो समय होता है ये आपके शून्य काल होता है। तो प्रश्न काल और शून्य काल के बीच का कोई समय नहीं है। इस वजह से जो पहला कथन तो ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। प्रश्न काल के बाद आपका शून्य काल आता है और ये शून्य काल आपके 12 बजे से शुरू होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि किसी सदन के सत्रवासन और नए सत्र में उसके पुनः समय व्यत होने के बीच की अवधि। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो किसी सदन का जो सत्रवासन हो जाता है और फिर नए सत्र आता है या नए सत्र की बैठक होती है तो उसके बीच का जो टाइम होता है उसको विश्रांति काल कहते हैं। तो ये आपका सही आंसर है। तो बी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन भाग लेते हैं। तो आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के में भाग लेने वाले राष्ट्रपति भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश इसमें भाग लेता है और उस राज्य के लिए इसकी नियुक्ति होनी है उसका राज्यपाल भी इसमें शामिल होता है। और आपके हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है ये भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। लेकिन राज्य का जो मुख्य सचिव इसमें भाग नहीं लेता और न ही आपके राज्य विधानसभा का जो विपक्ष का नेता इसमें भाग नहीं लेगा। तो इसमें जो राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसमें भाग लेता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 217 है इसमें आपके हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यायोजित विधान का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो जो प्रत्यायोजित विधान का जो सबसे अच्छा वर्णन करता है ये आपका जो डी ऑप्शन है। ये कह रहा है कि संसद कानूनों की रूपरेखा बनाती है तथा कार्यपालिका को मूल कानून के ढांचे के भीतर विस्तृत नियम और विनियमित बनाने के लिए अधिकृत करती है। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका प्रत्यायोजित विधान का सही वर्णन करता है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में पूछा गया और इसमें दो कथन दिए गए और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि वो सदन का सदस्य नहीं होता है लेकिन मतों के बराबर होने की दशा में वो मतदान कर सकता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता लेकिन अगर मत बराबर हो गए तो उस कंडीशन में उनको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। दूसरा कथन कह रहा है कि क्योंकि वो सदन का सदस्य नहीं होता, क्योंकि जो राज्यसभा का जो सभापति होता है ये आपका उपराष्ट्रपति होता है। तो ध्यान रखना। और आपको पता है कि उपराष्ट्रपति ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है ना ही लोकसभा का सदस्य होता है। दूसरा कथन कह रहा है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तब वो राज्यसभा के सभापति के कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है उस कंडीशन में राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं कर सकता है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन ठीक है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति, इसके पास वो सारे शक्तियाँ और सारे वही काम होते हैं जो लोकसभा में अध्यक्ष के होते हैं। सारी शक्तियाँ, सारे काम वही उसके ही समान होते हैं। लेकिन कुछ दो काम ऐसे हैं जो इनसे थोड़े अलग है। एक तो अगर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करनी होती है तो ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा का सभापति किसी भी कंडीशन में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सदन का सदस्य होता है और राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो सदन का सदस्य नहीं होता है। ये थोड़ी दो बातें अलग है इनमें, तो ध्यान रखना। और अगर राज्यसभा के सभापति को अगर हटाना है तो जब वो उपराष्ट्रपति से हट जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके सभापति के पद से भी हटाए जाएंगे। और इनके जो वेतन भत्तों का जो उल्लेख है ये आपके संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। और ये जिनके जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं ये भारत की संचय निधि से दिया जाता है। किसके? उपराष्ट्रपति के। तो जो सी ऑप्शन है सही आंसर है होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में पूछा गया और इसमें भी तीन कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो संविधान संशोधन विधेयक है इसको किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और संविधान संशोधन विधेयक का जो उल्लेख है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है, यानी 368 में किया गया है।
दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसे केवल एक मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसे केवल मंत्री द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, बल्कि मंत्री या गैर सरकारी सदस्य किसी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और इसमें खास बात क्या होती है कि इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा कथन कह रहा है कि यदि इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा विधिवत पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य होगा। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। अगर संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जब जाता है तो राष्ट्रपति ना तो इसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और न ही इसे अपने पास रख सकता है। राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से अपनी सहमति देनी होती है, यानी कंपलसरी राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना। तो इसमें पहला और तीसरा जो कथन है ये ठीक है, दूसरा कथन गलत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, जो संविधान संशोधन विधेयक है, अगर अलग अलग सदन से ये पारित नहीं हो पाता तो इसमें संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। तो ध्यान रखना कि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसको दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना होता है, इसलिए इसमें संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। तो ध्यान रखना इस बात का, पूछ सकते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में पूछा गया और इसमें भी दो कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों के एक समूह के द्वारा की जाती है जिसे कॉलेजियम कहा जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है ये आपके न्यायाधीशों के एक समूह के द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो कॉलेजियम द्वारा परामर्श तो जरूर किया जाता है, लेकिन नियुक्ति आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और जो ये कॉलेजियम सिस्टम होता है ये राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें देता है। राष्ट्रपति इस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो इसको स्वीकार भी कर सकता है और इसको अस्वीकार भी कर सकता है। तो इस वजह से पहला कथन तो गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि एक प्रतिष्ठित न्यायविद राष्ट्रपति के अंतिम अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने का पात्र होता है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। अगर कोई राष्ट्रपति की नज़र से प्रतिष्ठित न्यायविद है तो और राष्ट्रपति ये अनुमोदन करे कि इसको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाना है तो वो न्यायाधीश बन सकता है, वो राष्ट्रपति उसका बनने के लिए पात्र है वो। और इसके अलावा उसे किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए, या फिर किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के पद पर रहा हो। तो ये क्राइटेरिया, और 65 साल तक आपके जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं अपने पद पर बने रहते हैं। तो इसमें पहला कथन तो गलत है, दूसरा कथन सही है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके विपक्ष के नेता के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने दो कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि भारत के संविधान में विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख नहीं है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो विपक्ष के नेता का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, और विपक्ष के नेता का जो उल्लेख देखने को मिलता है ये संसद के नियमों, प्रक्रियाओं और संसदीय विधि में देखने को मिलता है, ना कि हमारे संविधान में। इस वजह से पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि वे एक कैबिनेट मंत्री के समान वेतन भत्तों और अन्य सुविधाओं का हकदार होते हैं। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो विपक्ष का नेता होता है उसे कैबिनेट मंत्री की का दर्जा प्राप्त होता है, और जो वेतन भत्ते जो सुविधाएं आपके कैबिनेट मंत्री को मिलती है वही सुविधाएं आपके विपक्ष के नेता को मिलती है। और विपक्ष का नेता कौन बनता है, जो विपक्ष की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका जो नेता होता है वो विपक्ष का नेता होता है। तो ध्यान रखना। और विपक्ष के नेता का काम क्या है या कार्य क्या है, तो एक तो वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना इसका काम है, और दूसरा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसकी उचित आलोचना करना है। तो ध्यान रखना, उचित आलोचना करना उसका मुख्य कार्य है और वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना। तो ये आपके विपक्ष के नेता के काम होते हैं। और विपक्ष का नेता जो होता है प्रत्येक सदन में होता है, लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन ठीक है। तो सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा।